हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, मैं पूछ रहा हूँ। नमस्कार, मैं गीतकार समीर अंजान बोल रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आप लोगों के सामने आके आपसे कुछ बातें करने की। जैसा कि मैंने अपने पेज में दिया है कि मैं अपनी यात्रा के बारे में आपसे बात करूँगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मेरी जो ये जर्नी रही है, जो मेरी यात्रा रही है, जो मेरा सफ़र रहा है वो कैसा रहा है और किस किस तरह से मैं अपनी मंजिल और अपने मकाम तक पहुंचा हूं। दरअसल मैंने अक्सर देखा है जब भी मैं किसी भी आदमी की बायोग्राफी पढ़ता हूं या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है सक्सेस और अनसक्सेस के बीच की, ये जो यात्रा है तकरीबन एक जैसी दिखती है। चाहे वो समीर की हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन की हो, किसी की भी हो। होता क्या है कि हम जहाँ से हमारी परवरिश शुरू होती है, जहाँ हम पैदा होते हैं, वहाँ से आने के बाद फिर हम कहाँ पहुँचते हैं और हमारा मिशन क्या होता है, हमारी सोच क्या होती है। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव में पैदा हुआ। हिंदुस्तान का एक बहुत ही मशहूर शहर है, बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक शहर बनारस, जहाँ मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई और वहाँ बहुत ही बेसिक एजुकेशन लेने के बाद मैं गांव से शहर की तरफ आया। गांव से शहर आने के बाद मेरी सोच में थोड़ा परिवर्तन आया। मैंने थोड़ी उससे बेहतर दुनिया देखी, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हासिल करने के लिए या सोचने समझने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपकी सोच में एक बात होनी चाहिए कि आपको जीवन में कुछ करना है, और उस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि गरीबों के बच्चे, आज आप किसी भी स्पोर्ट्स में देखिए, किसी भी एजुकेशन में देखिए, ज़्यादातर उन्हीं लोगों के बच्चे आगे आते हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको कहीं ना कहीं संघर्ष करके अपनी मंजिल हासिल करनी ही करनी है। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था इसके कि मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ूँ। मैंने कोशिश की और धीरे धीरे अपने सफ़र में आगे बढ़ता रहा। तकलीफ़ें बहुत हुई, क्योंकि जब आपके सपने बड़े होते हैं तो आपको मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। या तो आप अपने दायरों को समेट लें। मुझे भी ऐसा लगा था कि यार ये सपने बड़े देख रहा हूँ तो तकलीफ़ बहुत होने वाली है, मगर एक पागलपन था, एक मैडनेस थी, एक कुछ करने की ख्वाहिश थी। तो मैं संघर्ष करता रहा और अपनी पहले तो मैंने एजुकेशन पूरी की और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम किया। उसके बाद मैंने वहाँ बैंक की नौकरी भी की। इस बीच कभी कभी मेरे जहन में इस तरह के ख्याल आते थे कि कुछ पंक्तियाँ कुछ आमद जैसी हो जाती थी और मैं उसको लिखता रहता था, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे गीतकार बनना है या कवि बनना है। एक शौक़ था और अच्छा लगता था कि ये पंक्तियाँ क्यों मेरे जहन में आती हैं। फिर धीरे 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 वो शौक़ जो है वो और ज़्यादा शिखर की तरफ बढ़ने लगा और कुछ पूरी पूरी कविताएं लिखनी शुरू हो गई और फिर एक ग्रुप ऐसा बन गया दोस्तों का। कहते हैं ना कि जैसी संगत होती है
वैसी सोच होती है, और वह जैसी सोच होती है वैसी संगत होती है। फिर हम लोगों ने थोड़ी कवि गोष्ठियाँ शुरू की, उसके बाद फिर हम कवि सम्मेलन तक पहुँचे, उसके बाद रेडियो तक पहुँचे, उसके बाद टेलीविज़न तक पहुँचे, और उसके बाद मुंबई की सरज़मीन तक आए। मगर जहाँ तक मुझे याद है कि ये जो यात्रा रही ये बहुत ही एडवेंचरस रही। बैंक में नौकरी मेरे ख्याल से मैंने 2 दिन केवल की थी। उसके बाद एक रात मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जहाँ मैं हूँ ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे कहीं दूर जाना है, और मैं कहीं न कहीं अपने आप को समेट रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि उस ज़माने में बैंक की नौकरी मिलना और उसको छोड़ना ये आसान काम नहीं था। मगर कहते हैं कि जो क्रिएटर्स होते हैं वो थोड़े थोड़े पागल होते हैं, और मेरे ख़्याल से वो पागलपन कहीं ना कहीं मुझ में भी था। तो मैंने ये फ़ैसला कर लिया, और एक रात मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे 500 रुपयों की ज़रूरत है। वो 500 रुपया लेके मुझे याद है, आज भी याद है कि 5 अप्रैल 1980 को मैंने काशी एक्सप्रेस पकड़ी, और 6 तारीख को मुंबई की सरज़मीन पे मैं पहुंच चुका था। यहाँ आने के बाद जो एक संघर्ष की जो शुरुआत होती है वो इतनी मुश्किल थी। एक तो एक गांव, फिर छोटे शहर, और छोटे शहर से जब आप महानगर की तरफ आते हैं, गंगा नदी से समंदर के किनारे तक आने पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए तो ये दुनिया, कभी मैंने सपने में भी ये दुनिया नहीं देखी थी। मगर जब, जैसा मैंने कहा कि मरता क्या न करता, मेरे पास कोई विकल्प था नहीं, तो पहले तो मैंने अपनी परवरिश की व्यवस्था की कि मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। उसके लिए 2 वक्त की रोटी ज़रूरी है। तो मैं, चूँकि बनारस में मैं थोड़ा बहुत जर्नलिज्म करता था, तो मैंने यहाँ आके भी यहाँ की एक बड़ी मशहूर फिल्म पत्रिका होती थी जिसका नाम था माधुरी, उसमें मैंने आर्टिकल लिखने शुरू किए। उस आर्टिकल लिखने के पीछे भी एक मंशा थी कि कहीं ना कहीं मैं इससे लोगों से कनेक्ट होऊंगा। और मुझे याद है पहला इंटरव्यू मैंने उस ज़माने के बड़े मशहूर विलेन शक्ति कपूर जी का किया था। तो पहले तो मुझे बड़ी घबराहट हुई थी कि इनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, यार ये विलेन खलनायक आदमी ये कैसे ट्रीट करेगा। मगर वो जो उनका किरदार फिल्मों में होता है उससे उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। बहुत ही प्यार से मिले, और धीरे धीरे मैं एक एक कदम आगे बढ़ता रहा। तकरीबन 9 साल में मैंने मुंबई में कोई संघर्ष की वो पराकाष्ठा नहीं होगी जिसको मैंने नहीं छुआ होगा। हर तरह की तकलीफ़ों से गुजरा, मगर दिल में कहीं न कहीं एक उम्मीद थी, एक आशा थी, एक हौसला था कि नहीं, आज नहीं तो कल मुझे मेरी मंजिल मिलेगी ज़रूर। और इसी लगन में मैं हर दुख सहता रहा और आगे बढ़ता रहा। छोटी छोटी फिल्में, फिर मैंने रीजनल फिल्म की भोजपुरी, और इतनी सारी कहानियां हैं कि अगर मैं आपको बताने लगूं तो कुछ 5-6 घंटे का इंटरव्यू हो सकता है। हर गाने के पीछे एक कहानी है। कैसे गाने लिखे जाते हैं, कैसे एक गाना पास होता है। एक गाना जो आप 5 मिनट का गाना सुनते हैं, वो गाना इतनी आसानी से बनता नहीं। वो सुनने में आपको बड़ा आसान लगता है, मगर जैसा मैंने अपने पहले इंटरव्यू में ही कहा था मुंबई आने के बाद कि आसान लिखना बहुत मुश्किल है, और शायद मुश्किल लिखना आसान है। क्योंकि जब आप एक पूरा जीवन जीते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में जो आप बहुत सीधा लिखते हैं उसमें गहराई आती है। ये मैं लड़ाई लड़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, और ये संघर्ष का जहर पीता रहा। उसी दरमियान मेरे मशहूर स्वर्गीय पिता गीतकार अनजान जो इस बात के ख़िलाफ़ थे कि मैं मुंबई आऊँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई तकरीबन 1 साल के बाद। क्योंकि मैं नहीं चाहता था, किसी के माध्यम से जब उनको पता चला तो मैं उनसे मिला, फिर उनका साथ हुआ, और उन्होंने फिर मुझे एक बहुत ही जिसको गुरु का दर्जा मैं बताऊं, उन्होंने वो स्थान अपने आप को लिया, और मुझे फिर उन्होंने समझाना शुरू किया। और फिल्मों की टेक्निकी यहाँ की जो टेक्निकलिटी है उसके बारे में, क्योंकि पोएम लिखना एक अलग चीज़ है और एक गीतकार बनना अलग बात है। बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल जॉब है। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। एक गीतकार बनने के लिए अब सबसे बड़ी शर्त जो है कि आप कभी भी अपने लिए नहीं लिखते,
आप हमेशा एक कहानी के लिए लिखते हैं, किरदार के लिए लिखते हैं, तो पहले तो उस कहानी को जीना, उस किरदार को जीना आपको आना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे मुश्किल काम होता है यहाँ, वो है कि आप अपने लिए नहीं, एक दूसरे की पसंद के लिए काम कर रहे हैं। उसको क्या पसंद है ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? तो आपको एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना पड़ता है जो बहुत करेक्ट डायग्नोसिस कर पाए और रोग को पहले समझ पाए। जब तक रोग को समझेगा नहीं तब तक उसकी दवा वो क्या देगा। खैर, मैं ये सारे हुनर सीखता रहा, अपनी लड़ाई लड़ता रहा, और तकरीबन 9 साल के बाद जो पहली फिल्म सक्सेसफुल मुझे मिली वो थी दिल, जिसके गाने आज भी मेरे ख्याल से आपको याद होंगे। और उसके बाद एक बड़ा लंबा सफ़र जो अभी तक चल रहा है, सफलता का चला, और उसके बाद मुझे कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। मगर हर गाना, चाहे आशिकी का गाना हो, साजन का हो, दीवाना का हो, राजा हिंदुस्तानी का हो, कुछ कुछ होता का हो, तेरे नाम का हो, हर गाने के पीछे एक कहानी होती है। और जब मैं अभी वो गाने बजते हैं और जब मैं सुनता हूँ तो कई बार मेरी रूह कांप जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष की उन रास्तों से जहाँ मैं बेमोल बिक के चला आया, आज अगर मुझे करोड़ों रुपया भी कोई दे तो उस रास्तों से गुजरने की हिम्मत नहीं होती। आज भी मुझे वो सड़कें, वो मंजर, वो गलियाँ, वो बस्तियाँ याद आती हैं जहाँ मैंने संघर्ष किया है। वो चाल मुझे याद आती है जिसमें मैं काफ़ी साल रहा। वो रास्ते, वो ट्रेन का सफ़र, बस का सफ़र, वो लाइन, और वो रेस्टोरेंट जहाँ मैं गरीबी के दिनों में 10 रुपए में जाके खाना खाता था। तो ये सारी चीज़ें आज भी जहन में उतनी ही तरोताज़ा हैं जितनी उस दौर में थीं। मगर मैं ईश्वर का, ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जो सपना देखा उस सपने को मैंने हासिल किया। और एक बात मुझे और समझ में आई कि किसी भी आदमी की सफलता में केवल उसका हाथ नहीं होता, उसकी सफलता में बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके लिए दुआ करते हैं, जो उसके साथ एक सहायक की तरह होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके लिए जीते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े सारे समझौते आपकी ज़िंदगी के लिए करते हैं, वो चाहे आपकी धर्मपत्नी हो, आपके बच्चे हों। तो कई बार जब आपको ये लगता है कि नहीं भाई मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ केवल अपनी मेहनत से, ये बहुत गलत सोच है। आदमी को हमेशा सोचना चाहिए कि आपकी सफलता में बहुत लोगों का सहयोग रहा है, बहुत सारे लोगों की दुआएं रही हैं। आप तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को इसका बहुत बड़ा भागीदार मानता हूँ। आपने मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं। आज भी आप के मैसेज जब आते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, या कभी कभी आपके ख़त भी आते हैं, तो जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग हैं जिन्होंने आज तक मुझे ज़िंदा रखा है, और मेरी कामयाबी की एक बहुत बड़ी ताकत रहे हैं आप लोग। तो मैं हमेशा, जब नए बच्चे मुझे कई बार पूछते हैं कि सर मैं गाने कैसे लिखूं, या आपकी सक्सेस का मंत्रा क्या है, मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि देखो बेटा, जीवन में जो आजकल आप महाभारत ज़रूर देख रहे होंगे, रामायण महाभारत देखिए, आपको ज़िंदगी की बहुत सारी फिलॉसफी समझ में आती है। इसमें जो गीता का जो श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कि जीवन में मेरी सक्सेस का जो मंत्र रहा, दो ही रहा है कि आप अपना कर्म पूरी शिद्दत, पूरी संजीदगी और पूरी ईमानदारी से करिए। दूसरा, ज़िंदगी में कभी भी निगेटिव मत सोचिए। अगर बुरा वक्त भी है तो ये सोच के चलिए कि आपकी ज़िंदगी में अगर बुरा आया है तो अच्छा भी आएगा, और जितना बुरा आया है उतना ही अच्छा आएगा। जब आप इन सोचों के साथ, इन उम्मीदों के साथ, इन हौसलों के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि आपको मंजिल तक पहुँचने तक कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? कि अगर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, साहिर लुधियानवी सक्सेसफुल हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन, कोई भी हो सकता है, अगर जो भी, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे पीएम मोदी हो, जिनकी भी सफलता की स्टोरी है सबकी एक जैसी है। हर आदमी ने संघर्ष करके ही अपने आप को मंजिल तक पहुंचाया है। तो पहली बात तो ये है कि संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करिए। चौथी बात यह है कि
आप जीवन में कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि निराशा जो है वो आपके हौसले को कमज़ोर करती है, आपकी ताकत को कम करती है, आपके सपनों को कहीं ना कहीं बुझा देती है। तो जीवन में आप संघर्ष करते रहिए उम्मीद के साथ, हौसले के साथ। तो मैं आपको एश्योर कर, और ये मत सोचिए कि यहाँ आना, जैसे मैं भी सोचता था कि जब मैंने आनंद बख्शी साहब का वो गाना सुना कि ये भी सीढ़ी छोड़ो, नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी, तो मुझे लगा कि ये तो मैं जाके 2 मिनट में लिख लूँगा। मगर जब यहाँ आया तो मुझे लगा नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। तो जो बच्चे मुझे मेरे गाने सुनते हैं वो, मैं उनको बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप मुझे अपना आदर्श मानते हैं आप, मगर मेरी जो बात है, मेरी जो जर्नी है उससे आप, मेरी जो यात्रा है उससे इंस्पायर होइए, क्योंकि मंजिल तक पहुँचने की रहगुजर एक ही है। आपको अगर जाना है तो जिस तरह से मैं वहाँ पहुँचा हूँ, पहले उन फार्मूलों को फॉलो कीजिए। अगर आप ओपन आई ड्रीम देख रहे हैं कि बस मैं फटाफट यहाँ से निकलूँगा और मुंबई जाऊँगा और बहुत बड़ा गीतकार बन जाऊँगा, तो ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दीजिए। पहले आपको बेसिक चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। पोइट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके ग्रामर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं उसके गाने आप सुनिए और उन गानों का जवाब खुद लिखिए। और अगर आपका कोई गुरु है या आपका कोई ऐसा आदमी है जो कविताओं को समझता है, ग्रामर को समझता है, उसको सुनाइए और देखिए, अपने आप को आंकिए कि आप धरातल पे कहाँ खड़े हैं। खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएगा कि अभी आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप एक बात जीवन में एक ज़रूर याद रखिए कि कुछ भी आसान नहीं है, जीवन में कुछ भी हासिल करना आसान नहीं है। जहाँ दर्द है वहीं पे आराम है, जहाँ अंधेरा है वहीं पे उजाला है। तो आप अगर अंधेरे से घबराएंगे तो आपको उजाला कभी मिलेगा ही नहीं। तो अंधेरे से मत घबराओ, आप मेहनत से मत घबराओ। और ये हर आदमी, मैंने दुनिया के जितने टॉप से टॉप फिलासफर से मैंने बात की, सबका फार्मूला वही है जो मैं आपसे इतनी देर से कह रहा हूँ कि हौसला बनाए रखिए, पॉजिटिव सोचिए, मेहनत करिए। बस आप देखिए आपको कैसे सफलता नहीं मिलती। ईश्वर ने हर आदमी के अंदर एक कमाल का हुनर दिया है, हर आदमी के अंदर एक कैपेबिलिटी है, अगर वो कुछ करना चाहे तो कर सकता है। और अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको ऐसा, मगर इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी मेहनत में कोई कमी है, कहीं न कहीं आपकी सोच में कोई गड़बड़ी है, कहीं न कहीं आपके माहौल में कुछ गड़बड़ है। आराम से तो दुनिया में केवल आराम मिल सकता है, बाकी आपको हासिल कुछ नहीं होगा। आप जब तक तकलीफ़ से नहीं गुजरेंगे, फूल भी जो खिलते हैं ना वो कांटों में ही खिलते हैं, फूल कभी बिना कांटों के नहीं खिलते। आप देख लीजिए, दुनिया का कोई सुख ऐसा नहीं है जिसके पीछे कोई दुख नहीं है। तो आप जो जितना दुख सहने की आदत डालेगा उसको उतना सुख मिलेगा। तो दुख से मत घबराओ, संघर्ष से मत घबराओ, मेहनत से मत घबराओ। आप देखो कैसे नहीं आपको सफलता मिलती। और मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस फार्मूले से चल के अपनी मंजिल हासिल कर चुका हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस फार्मूले को अख्तियार करेंगे तो आज नहीं तो कल जैसे मेरी यात्रा सफल रही वैसे आपकी भी यात्रा सफल रहेगी। और जीवन में एक और बात हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए। जीवन में हर आदमी के अच्छे के बारे में सोचिए। अगर आप किसी का भला कर सकते हैं तो आप बहुत महान आदमी हैं, मगर अगर भला नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा मत करिए, क्योंकि इसका कहीं न कहीं जो भी जीवन में आप करते हैं उसका हर्जाना आपको यहीं भरना पड़ता है। मैं इस बात पे बिल्कुल, मुझे यकीन है कि दुनिया में कोई स्वर्ग नर्क नहीं है। शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जब जब आप ये सोचेंगे बहुत गहराई में, आप इस फिलॉसफी में जब जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में ये डिफरेंसेज नहीं होते, गरीब नहीं होते, अमीर नहीं होते, सब
आपको जितनी बातें कही जाती हैं कि स्वर्ग में वो तमाम चीज़ें होती हैं, वो सब यहीं पे हैं, और नर्क में जो चीज़ें हैं वो भी सब यहीं हैं। तो सब कुछ यहीं दे के चुका के जाना है। तो आप केवल आत्मा जो है वो केवल एक्सचेंज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई नर्क अलग जगह है और स्वर्ग अलग जगह है। आप अच्छा करिए, आपका अगला जीवन भी बेहतर होगा। और अगर इस जीवन में अच्छा करने के बाद भी आपको तकलीफ़ है तो ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं पुराने जन्मों का कोई गुनाह है जिसकी सज़ा आपको मिल रही है। मगर इससे आगे बढ़ने का तरीका यही है कि जो गुजरी हुई बात है उसको भूल जाइए। अभी जो वर्तमान में जो आपको करना है उस पर ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। और फिर मैं आज फेसबुक पे आप लोगों से बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और जिस तरह के मैसेजेज आपके आ रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपसे मिलता रहूँगा और बहुत ऐसी सारी बातें हैं। किसी दिन और फिल्मी गानों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि जो गाने मैंने लिखे हैं वो गाने मैंने कैसे लिखे और उन गानों के पीछे की कहानी क्या रही है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।